जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फिफ्थ चैप्टर दैट इज़ द ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर आपका मिलता है इन द लोअर ट्रोपोस्फियर, सॉरी अपर ट्रोपोस्फियर और लोअर स्ट्रेटोस्फियर। जैसे कि 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर फैला हुआ है, तो आपको अराउंड 15 से 30 के रेंज के बीच में आपको ओजोन मिल जाएगा। ठीक है। और 10% ओजोन ही सिर्फ ट्रोपोस्फियर में मिलता है, बाकी 90% ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है। बाकी इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ये सब हम क्वेश्चंस में देखेंगे। यूवी रेज जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, यूवी ए, बी और सी। यूवी ए और बी हार्मफुल होती हैं और यूवी सी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, बट वो अर्थ तक नहीं पहुंचती है फ़िलहाल। फ्यूचर का कोई नहीं जानता, बिकॉज हर दिन कुछ नई डिस्कवरी होती है। तो अभी यूवी सी जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती, और इन्हीं यूवी रेज से बचाने में ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑल दो ओजोन एज अ गैस अगर आप देखोगे तो पॉइजनस गैस है। O2 इज़ लाइफ बट O3 इज़ अ पॉइजन। लेकिन ओजोन लेयर जो है वो कहीं ना कहीं यूवी रेज से आपको बचा रही है, और यूवी रेज से बचाने का मतलब है कि स्किन कैंसर से बचा रही है। यूवी बी का इफेक्ट अगर देखें रेडिएशन का, तो क्या क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन हो सकता है, हिंड्रेंस इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट आँखों में, सन बर्न्स बढ़ सकते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, लीव्स के लिए बहुत हार्मफुल है, और जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इफ़ेक्ट हैं यूवी बी रेडिएशंस के। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस वेयर ओजोन लेयर इज़ प्राइमरीली फाउंड। अभी हमने डिस्कस किया कि कहाँ पर मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड है। लेयर एक्सटेंडिंग 10 to 50, इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर मेनली पाया जाता है लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 30 किलोमीटर। दो द थिकनेस वेरी सीजनली एंड जोग्राफिकली, जो इसकी थिकनेस होती है वो सीजनली और जोग्राफिकली वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग सीजन में ये मतलब स्प्रिंग सीजन में इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, रेनी सीजन में इसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जोग्राफिकली भी ये वेरी करता है, तो सीजनली भी वेरी करता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है अर्थ को यूवी रेज से। 10% ओजोन लेयर आपकी ट्रोपोस्फेयर में मिलती है और 90% मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ये कहाँ पर पाया जाता है? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन, अब यही क्वेश्चन आ रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर इज अबव द अर्थ क्रस्ट अराउंड 50 किलोमीटर। देखिए 10 से 50 तक तो स्ट्रेटोस्फेयर है ही, तो 50 पे तो मिल नहीं रहा है। हमने कहाँ डिस्कस किया था? 15 से 30 के आसपास। 300 बिल्कुल नहीं, 2000 तो आइनोस्फेयर से ऊपर चलेगा, तो ये जाएगा आपका 20 किलोमीटर। ठीक है। ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस। इसकी जो डेंसिटी है वो वेरी करती है सीजनली और जोग्राफिकली। ओजोन लेयर इज फाउंड मेनली इन स्ट्रेटोस्फेयर विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी अभी हमने देखा था? ट्रोपोस्फेयर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आएगी, उसके बाद मीजोस्फेयर आएगी, उसके बाद थर्मोस्फेयर आएगी, और उसके बाद एक्सोस्फेयर आएगा। तो जो लोएस्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। और जो थिकनेस होती है ट्रोपोस्फेयर की वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, डीपेस्ट इन द ट्रॉपिक्स अप टू 18 से 20 किलोमीटर तक, और शैलोएस्ट मतलब कि मिनिमम होती है ये पोल्स के आसपास। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ये एक रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं, CFC रिस्पॉन्सिबल है। 6 हमने पोटेंट गैस पढ़ी थी जो रिस्पॉन्सिबल थी, है ना? तो उनमें से ये जो है ये भी एक रोल, मेजर रोल प्ले करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर, ट्रू। इट इज़ इनएक्टिव इन लोअर एटमॉस्फियर, ये भी सही है। ठीक है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम्स हैं। वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक CFC इज़ क्लोरीन। अंडर सर्टेन कंडीशंस ये जो क्लोरीन है इसके पास पोटेंशियल होता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सके, बिकॉज वो कंबाइन कर लेता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, और
हैंस ये एक मेजर कॉज है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का. विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, CFC. रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है? यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है. तो ओजोन एक मॉलिक्यूल है, O3 इसका फॉर्मूला है, बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. O2 विच नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन, ये एसेंशियल होता है एरोबिक लाइफ्स के लिए, लेकिन ओजोन एक डेडली पॉइजन है. हाउएवर हायर लेवल जो एटमॉस्फेयर का होता है उसमें ओजोन एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है. ये अर्थ को एक शील्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द यूवी रेज, and this radiation is highly damaging to organisms and is known to cause the skin cancer. Ultraviolet radiation from sunlight causes the reaction that produce which of the following. क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये O3 प्रोड्यूस करता है. ओजोन प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम यूवी रेज. ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये रेन प्रोड्यूस करता है. पोल्यूशन डायरेक्टली. सेफ्टी टू लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ट्रू. प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, नहीं, O3 मॉलिक्यूल टूट के ऑक्सीजन नहीं बना देगा. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा. ओजोन लेयर इज़ यूजफुल टू ह्यूमैनिटी बिकॉज ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, नहीं. ये प्रिवेंट करता है सन की अल्ट्रावायलेट रेज को फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, ट्रू. टेम्परेचर कंट्रोल करता है, नहीं, नॉट डायरेक्टली. ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट. तो अल्ट्रावायलेट रेज को ये एब्जॉर्ब करता है. हार्मफुल यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन कैन कॉज, क्या कॉज करते हैं? ये स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं. तो हमने डिस्कस किया ही था अभी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रहे हैं वो स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं. एक्सपोजर टू यूवी रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इससे जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं जो कि स्किन कैंसर प्रोड्यूस करते हैं. अल्ट्रावायलेट रेज जो कैटेगराइज होते हैं UVA, B और C में, जो पहले 2 टाइप्स होते हैं वो हार्मफुल रहते हैं, और जो UVC है वो एक्सट्रीमली डेंजरस है, लेकिन वो अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचता है. ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है एक टाइम पे स्टेट PCS का. तो 16 सितंबर आप याद कर लो. क्यों माना इस दिन को क्यों मानते हैं? क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था. 16 सितंबर 1987 में साइन हुआ था. ऑल्दो ये इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 1989 से, लेकिन साइन उसी दिन हुआ था. 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं. ठीक है, 1994 में UN जनरल असेंबली ने 16 सितंबर को डिक्लेयर किया था एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर. कब डिक्लेयर हुआ था? 1994 में. अगेन सेम क्वेश्चन है, 16 सितंबर. थीम इन्होंने 2020 की दी है, हम डिस्कस नहीं करेंगे. करंट अफेयर्स में 2024 की थीम आएगी, वी विल डिस्कस दैट. वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को सेलिब्रेट होता है. वर्ल्ड ओजोन डे अगेन 16 सितंबर. ओजोन होल इज़ कॉज्ड बाय, देखिए इस CFC जो है वो ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मेनली इसमें जो क्लोरीन एटम होता है, जो क्लोरीन एलिमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीमेंट इन द ओजोन लेयर? सो इट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन. द पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग मैक्सिमम डैमेज टू द ओजोन लेयर आर, मैक्सिमम डैमेज कौन करता है? CFC अगेन. The presence of which of the following degrades the ozone from ozonosphere? So chlorofluorocarbon again. Which of the following is not responsible for the depletion of ozone layer? Not responsible की बात हो रही है. CFC used in the refrigerators, ये responsible होता है. मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो कि एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन में रोल नहीं प्ले करता है. हेलॉन्स होते हैं, हेलॉन 1211 ये भी होता है. नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है. ठीक है, तो CFC, हेलॉन 12111301, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अमंग द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस विच डज नॉट कॉज ओजोन डिप्लीशन इन द ट्रोपोस्फेयर, तो इनमें से कौन नहीं करता है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर. देखिए तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज होता है व्हीकल से, जो कि आपका हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो, ब्लड में अटैच होके डिसीजेस क्रिएट करता है, बट इसका ओजोन डिप्लीशन से कोई लेना देना नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज़ मैक्सिमम ओवर, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? अंटार्कटिका में. तो ओजोन होल जो है वो टेक्निकली कोई होल या छेद नहीं है जहाँ पे कोई ओजोन ही नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये ऐसा रीजन है जो एक्सेप्शनली डिप्लीटेड ओजोन वहाँ पे है इस रीजन में. ठीक है, तो ये ओजोन होल उसी को बोलते हैं, जो कि कहाँ पर? अंटार्कटिका में. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. सो ये
जो प्रोटोकॉल है, इट इज़ ऑन द सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर. अ प्रोटोकॉल टू वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि डिज़ाइन की गई थी टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ये फोर्स में आया था 1 जनवरी 1989 को. Montreal Protocol is related with, so it is related with the to protect the ozone layer depletion. Montreal Protocol is related to, again it is related to ozone layer depletion. उसको कौन डिप्लीट कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. तो इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड हो जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम आते हैं हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्ट्रेटोस्फीयर लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय. अब ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो लेवल है ओजोन का वो नेचुरली कौन रेगुलेट करता है? तो उसको रेगुलेट किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा. ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. जो थिकनेस है ओजोन लेयर की वो वेरी करती है सीजनली. इसकी थिकनेस हाईएस्ट होती है स्प्रिंग सीजन में और लोएस्ट होती है रेनी सीजन में. जैसे कि अभी रेनी सीजन का ऑलमोस्ट एंड आ गया है, तो अभी इस टाइम पे इसकी थिकनेस कम हो सकती है. और स्प्रिंग सीजन में जो है, जैसा कि हमने अभी पहले भी देखा कि स्प्रिंग सीजन में हाईएस्ट होती है और रेनी सीजन में कम होती है. मेजरमेंट कैसे होता है ओजोन लेयर का? तो मेजरमेंट होता है 1 डॉप्सन यूनिट से. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे मेजर करते हैं? 1 डॉप्सन यूनिट से. तो 1 डॉप्सन यूनिट कितना हो गया? अगर 1 डॉप्सन यूनिट किसी की मेजरमेंट वैल्यू दी है, इसका मतलब है कि वहाँ पे 0.01 मिलीमीटर थिकनेस है. टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उस समय पे 1. ऑल्दो ये सब इक्वल नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है. आपको ये याद रखना है कि ओजोन लेयर को किस में मापा जाता है, कौन सी इकाई से? तो 1 डॉप्सन यूनिट. Consider the following statements. Chlorofluorocarbons, known as ozone depleting substances, are used in. So they are used in the production of plastic foams. बिल्कुल सही है. They are used in the production of tubeless tires. नहीं, CFC का यूज़ ट्यूबलेस टायर्स बनाने में नहीं होता है. They are used in cleaning certain electronic components. True. As pressurizing agents in aerosol cans. बिल्कुल सही है. देखिए, कोई भी कैन हो, एरोजोल अगर कोई कैन है, कोई भी एरोजोल मटेरियल है, इसीलिए बोला जाता है कि एरोजोल्स का यूज़ कम कीजिए, क्योंकि इसमें जो है CFC का जो कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है. इसीलिए डीओ वगैरह जो यूज़ होते हैं आजकल बहुत, और द काइंड दे आर पोर्ट्रेइंग इन द एडवर्टीजमेंट की पूरी बॉटल एक ही बार में डाल लो. तो इससे क्या हो रहा है, वो जो एरोजोल्स हैं वो आप ईजिली स्प्रेड हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, और यहाँ से सबसे ज़्यादा डिप्लीशंस भी होते हैं. उसके बाद रेफ्रिजरेटर्स ये सब हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन द फर्स्ट प्रेफरेंस, बट बाकी चीज़ें भी हैं. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज़ कि मैं ये नहीं कहूँगी आप डीओ मत यूज़ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है आप कीजिए, बट आप अब इतने सक्षम हैं इतने सोचने में समझने में कि उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, या फिर एनवायरनमेंट को सेफ़ सिक्योर रखने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट्स जो हैं जो यूज़ हो सकते हैं, कृपया उनका यूज़ कीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी आने वाली जो सक्सेसिव जो पीढ़ियाँ हैं उनको हमें एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना, और वो हमारी जिम्मेदारी बनती है. और इनफैक्ट आप इस प्रिपरेशन में आके इतने सक्षम हो गए, इतना आपको समझ है कि अब आप इस तरह के कदम उठा सकते हैं ऑन योर ओन. तो कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा, मैं एक प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करूँगा, मैं एक बार डीओ यूज़ नहीं करूँगा तो या करूँगी तो क्या हो जाएगा. तो आई थिंक एक एक करके ही कदम उठाए जाते हैं. सो जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो एथिक्स का आप पेपर देते हो मेंस में, और वहाँ पे आप इतनी अच्छी बातें लिख के आते हो, और अगर आप उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो अपनी पर्सनल लाइफ में, जो कि होता भी है जनरली यही होता है, तो फिर क्या फ़ायदा आपके इस प्रिपरेशन में इतने साल देने का, इतना टाइम खपाने का. आप एक पब्लिक सर्वेंट बन के जा रहे हो, तो थोड़ी एथिकलिटी तो सब आपसे इत्तेफाक रखते हैं कि भाई इतना तो होना चाहिए, राइट. सो जो भी कुछ हो सकता है ऑन योर पर्सनल लेवल फॉर द एनवायरनमेंट वो तो करना ही चाहिए, बाकी इट्स योर कॉल. तो देखिए, CFC जो है वो एक नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं जिसमें कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन के एटम्स हैं, और ये एरोजोल स्प्रेज, ब्लोइंग एजेंट्स फॉर फोम्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, सॉल्वेंट्स, इन रेफ्रिजरेंट्स, इन सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं. ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन ये डिज़ोल्व कर सकता है ग्रीस को,
एंड इसके बाद इसको इक्विपमेंट क्लीन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है, ये 80 से 100 साल तक आपके एटमॉस्फेयर में रहता है। तो ध्यान दीजिए, पढ़ रहे हैं आप लोग, आपको तो डेटाज भी पता है, जहाँ हो सके वहाँ इनमें कमी लाइए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज और आर ओजोन डिप्लीटिंग? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये हेलोन्स होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हेलोन्स। तो ये इनमें से सारे ही हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। The formation of the ozone hole in the Antarctica region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? Presence of prominent tropospheric turbulence एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखिए ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस का मतलब नहीं है, क्योंकि मेल 90% तो स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट, ठीक है। अब अंटार्कटिका रीजन की बात करें तो पोलर फ्रंट तो हो सकता है कंसिडर। दूसरा स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, बिल्कुल, एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में क्या होता है ना, नाइट्रिक एसिड होता है, और वो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर जाता है CFC के साथ, और इस रिएक्शन से क्या होता है कि जो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है इसमें क्लोरीन रिलीज होता है, और इसी के साथ ओजोन का डिप्लीशन होता है, ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये हो सकता है। बाकी देखते हैं, एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट, नहीं पोलर फ्रंट तो होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। एंड इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये गलत हो रहा है। इंक्रीज टेम्परेचर इन द पोलर रीजन ड्यू टू, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो बर्फ़ पिघलेगी ना, ये तो अलग चल रहा है, ठीक। तो ये एटमॉस्फेयर में है। सो नाइट्रिक एसिड इन द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये रिएक्ट करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ। ये जो रिएक्शन है ये क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, जो कि फोटोकेमिकल डिस्ट्रक्शन करता है ओजोन का। सिंस स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो हैं दे हेल्प क्लोरीन कंपाउंड टू कन्वर्ट इनटू क्लोरीन पार्टिकल्स, डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। देयर प्रेजेंस इज ऑल्सो अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल, ठीक है। तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड तो क्लाउड से मिल रही है, पोलर फ्रंट उसको कहीं ना कहीं एक स्टिमुलेशन दे रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर ये नहीं होंगे तो भी जो डिप्लीशन है वो कम होगा, क्योंकि और जो क्लोरीन का कंपाउंड है उसको पार्टिकल में चेंज करने के लिए रिएक्शन करना ज़रूरी है। तो अगर कंपाउंड फॉर्म में रहेगा तो उतना हार्मफुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, विच गैस इज फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर्स? तो मेफ्रॉन गैस फिल की जाती है रेफ्रिजरेटर्स में। ये जो गैस है कॉमनली हेलोनिक हाइड्रोकार्बन है, ऑल्दो अमोनिया को कूलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है बड़े प्लांट्स में, लेकिन अगर हम यहाँ देखें रेफ्रिजरेटर्स, जैसे हम अपने होम अप्लायंसेज हैं या मे बी शॉप्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे ये मेफ्रॉन गैस का यूज़ होता है। बहुत बड़े प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे अमोनिया का यूज़ कूलेंट के तौर पे किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स ऑफ साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका? तो ब्रिटिश टीम ने ये किया था, ब्रिटिश टीम ने डिस्कवर किया था ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका 1985 में यूजिंग टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ओजोन हेलो किसने डिस्कवर किया था? ओवर द तिब्बतन प्लेटो इन 2005। तो तिब्बतन प्लेटो के ऊपर ओजोन हेलो किसने डिस्कवर किया था? ये किया था GW कैंट मूरे ने, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के हैं ये। इन 2005 रिसर्चर्स ने यहाँ पे ओजोन होल, ओके यहाँ पर इन्होंने हेलो दिया हुआ है, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो वर्ड, सो ओजोन होल डिस्कवर किया था तिब्बतन प्लेटो पे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन है द ओजोन इज एसेंशियल फॉर बायोटिक लाइफ, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशन। तो देखिए दोनों ही सही है। ओजोन तो बायोटिक लाइफ के लिए एसेंशियल है, क्योंकि हमने देखे उसके परिणाम, अगर यूवी रेज डायरेक्टली आ जाती हैं अर्थ पर तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ओजोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बायोटिक लाइफ के सस्टेनेंस के लिए, ठीक है। ऑल्दो अगर ओजोन को आप ओजोन गैस के साथ मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, तो ओजोन गैस जो है वो हार्मफुल हो जाती है बायोटिक लाइफ के, वो पॉइजनस है, ठीक। तो ओजोन लेयर की अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर तो जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो रिलेटिवली हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें ओजोन का, और ये जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है 93 to 99% ऑफ द सन्स हाई फ्रिक्वेंसी यूवी लाइट को। आप समझ रहे हो 99% ऑफ द यूवी लाइट, सिर्फ 1% आ रही है, उससे भी तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर ये होल जो है वो बड़ा हो जाता है और डायरेक्टली लाइट अगर सीप हो जाएगी टूवर्ड्स द अर्थ, तो कितना हाई डैमेज हो सकता है,
तो ये डिट्रीमेंटल होती है अर्थ के लिए, हेंस असर्शन रीज़न दोनों ही ट्रू हैं। हाउएवर अगर ओजोन को मिसअंडरस्टूड आप कर रहे हैं गैस के तौर पे तो ये हार्मफुल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? सो ओजोन CFC बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड, देखिए नाइट्रस होता है मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रस नहीं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑलराइट, रॉकेट फ्यूल में हाईली रिफाइंड कैरोसिन ऑयल का यूज़ होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अकेला गलत है, बाकी ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड लार्जेस्ट कॉज है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वी हैव डिस्कस्ड। ये 16 सितंबर 1987 को इसको साइन किया गया था, 1 जनवरी 1989 को ये फोर्स में आया था। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारे ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड दोनों ही बेसिक और हाई लेवल क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। देखिए इसमें कुछ 5 या 7 पॉइंट्स हैं टोटल मिला के जो आपको याद रखने हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपकी इस मतलब एटलीस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड या ओजोन से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, कुछ चेंजेस करते हैं वो अलग बात है, जैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो रिवाइज़ करते रहिए, रिवीजन का तो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। साथ ही साथ हम अपनी एक इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी चला रहे हैं ऑफ द घटना चक्र, प्लीज़ उसको जाके देखिए। एंड अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स डिस्कशन होता है। सिर्फ 5 पॉइंट्स ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटिवली, अगर आपको फ्यूचर में यू नीड तो वो चेंजेस भी आएंगे हमारे पास। और साथ ही साथ ये दोनों सीरीज़ चला रहे हैं, और इसके अलावा हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पूरी अपलोडेड है, गो चेक इट आउट। अगर आपने हिस्ट्री की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, अगर आपका हिस्ट्री की अभी आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो आप उसको वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।